हेलो स्टूडेंट, आज अपन रिवीजन करेंगे बेसिकली एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम चैप्टर मोशन इन प्लेन। तो मैं उसकी कुछ बेसिक्स बातें आपको पहले स्टार्टिंग में बताता हूँ, फिर अपन आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे तीन जो इक्वेशन है मोशन के वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, और वो होपफुली मैं मान रहा हूँ आप सभी को पता होंगे। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन हो गया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये दूसरा इक्वेशन है। और तीसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप कुछ भी नंबरिंग दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक और फोर्थ इक्वेशन है जिसमें हम डिस्टेंस निकालते हैं बेसिकली nth सेकेंड का। वो क्या होता है, u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। दिस इज वॉट डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। nth सेकेंड, जैसे मान लो आपको बोला कि पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो फोर्थ सेकेंड में, 4 सेकेंड में नहीं, फोर्थ सेकेंड में। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे मान लो ये 0 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, ये फोर्थ सेकेंड हो गया। अब समझ में आ रहा है? ये हो गया फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड सेकेंड, ये थर्ड सेकेंड, और ये फोर्थ सेकेंड। तो आपको 0 से 4 का अगर पूछेगा तो आप यहां से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। अगर आपको स्पेसिफिकली फोर्थ सेकेंड पूछा, फोर्थ से यानी 3 से लेके 4 के बीच में, तो आप ये इक्वेशन यूज करो। इसमें u हमेशा इनिशियल स्पीड होता है। इनिशियल यानी जब टाइम 0 है तब का, यानी यहाँ पे जो स्पीड होगा वो रखना है। चाहे आप किसी भी सेकेंड के लिए यूज करो, u क्या रखना है आपको, जब टाइम 0 था तब का स्पीड। a एक्सेलरेशन है। ये सभी इक्वेशन तभी लग सकते हैं जब बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ये फॉर्मूले आप इस्तेमाल नहीं करते। उस केस में आपको एकदम बेसिक से सॉल्व करना होता है। और बेसिक्स क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ds बाय dt होता है। वेलोसिटी क्या है, ds बाय dt। एक्सेलरेशन क्या है, dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। आप एक्सेलरेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, v dv बाय ds। जब भी आपको वेलोसिटी का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में गिवन है तो आप यहां से कर लो। वेलोसिटी अगर टाइम के फॉर्म में गिवन है तो आप ये वाला इक्वेशन यूज कर लो। और एक और इक्वेशन है d2x बाय dt स्क्वायर। x यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। आप x भी लिख सकते हैं या फिर s लिखना चाहे तो s भी लिख सकते हैं, यहाँ जो भी नोटेशन आप अब तक यूज करते आ रहे थे। तो d2s बाय dt स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। ये बातें आप ध्यान रखें। इसके अलावा और कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के बारे में, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। वो है एक मिनट, आ गया क्या? हाँ आ गया। देखो, जो दूसरा बात आपको इसमें पता होना चाहिए वो ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो अपन पढ़ते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या है, बॉटम में हमें कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए, मिनिमम रूट 5 g r। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। मिनिमम आपको बॉटम में इतनी वेलोसिटी देनी चाहिए, तभी ये पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। किसमें, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का बात हो रहा है। बॉटम में आप इतनी स्पीड दोगे तो ही पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। अगर आपने यहाँ पे इतनी स्पीड दी है, ऑब्वियसली जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाएगा उसका स्पीड कम होगा। मतलब आपने एक रस्सी में नीचे स्टोन बांधा और उसको आप वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे, समझ में आ रहे ना, ऐसे ऐसे घुमा रहे, ये ऐसे घूम रहे, ये होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये क्या है, वर्टिकल सर्कल। अगर आप वर्टिकल सर्कल में ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो तो बॉटम में कम से कम कितना स्पीड देना चाहिए ताकि वो पूरा सर्कल कंप्लीट करे। वो स्पीड कितना होता है, √5 g r। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, कितने बड़े रेडियस में आप घुमाना चाहते हैं। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 या 10, जो भी कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा। उस टाइम पे अगर आपने यहाँ ए पे इतनी स्पीड दी है तो बी पे कितनी स्पीड होगी, √3 g r। ए से बी जाने के लिए कितनी स्पीड इस्तेमाल हो गई, रफली अपन ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, √2 g r। बी पे इतनी स्पीड मिलेगी, और सी पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको स्पीड मिलेगी √g r। ये बातें दिमाग में रखे। ए पे अगर आपने 5 g r दिया तो टॉप पे कितना स्पीड मिलेगा, √g r। उस टाइम पे यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है, 0 होता है। उस टाइम पे स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है, 0 होता है। स्ट्रिंग का टेंशन 0 होता है। तो ये बेसिक बातें आपको वर्टिकल सर्कुलर के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत डिटेल में टॉपिक है, यहाँ अपन बात कर रहे हैं क्योंकि एमएचटी सीटी देना है, 50 दिन बाकी है, तो कुछ कुछ जो काम की बात है वो अपन रिवाइज करके चलते चलते। ये हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उसी में आप एक कोनिकल पेंडुलम पढ़ते हैं। कोनिकल पेंडुलम यानी जैसे आपने ये मान लो मार्कर है,
तो ये ऐसे ऐसे, जब कोई चीज ऐसे एक ही डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। कोनिकल मतलब ये ऐसे सर्कल में घूमेगा, मतलब ये ऐसे घूमेगा, इसको क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम। ये कोनिकल पेंडुलम है, और ये क्या है, सिंपल पेंडुलम। समझ में आ रहा है? जब ऐसा कोन बनेगा ना, पूरा कोन बन रहा है सर्कल में, उसको क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम। जब ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। ये मार्कर तो कोनिकल पेंडुलम क्या है समझते हैं अपन। तो ये मान लो वर्टिकल लाइन है, इस लाइन के अबाउट ये सर्कल में घूमेगा ऐसे। या आपने एक रस्सी लिया, उसके बॉटम में एक स्टोन बांध दिया, और आप अभी उसको गोल घुमा रहे हैं ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेगा ऐसे, बराबर। तो आपको इसमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो कुछ बातें क्या है, जैसे तो इसमें का टेंशन निकालना रहता है, कलर बदली करते। जैसे मान लो ये जो स्टोन है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये जो स्टोन है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन बना दिया मैंने, ये रस्सी में ये स्टोन अटैच है, ये स्टोन क्या घूम रहा है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है। तो ये स्ट्रिंग में आपको टेंशन निकालना है कि ये कितना स्ट्रेचिंग है, उसमें टेंशन कितना है। तो आप फोर्सेस समझ लो, मास जो भी आपने स्टोन या ऑब्जेक्ट अटैच किया, उसका मास कहाँ लगेगा, नीचे, वेट कहाँ लगेगा, नीचे। वो कितना होगा, m टाइम्स जी, टेंशन टी, ये एंगल है थीटा। तो यहाँ आपको है ना फोर्सेस रिजॉल्व करने हैं बेसिकली। तो ये टेंशन को आप रिजॉल्व कर दो, एक कंपोनेंट ये बनेगा, दूसरा कंपोनेंट ये बनेगा, ये एंगल भी थीटा बनेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये क्या बनेगा, टी कॉस थीटा। जिसके साथ आपको एंगल पता है उसके साथ कॉस थीटा लिखते हैं, और ये क्या बनेगा, टी साइन थीटा। और ये स्टोन सर्कल में घूम रहा है ऐसे ऐसे, क्या ये ऐसा ऊपर नीचे जा रहा है क्या, नहीं। अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे होगा, यानी टी कॉस थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, एम जी के इक्वल। और यहाँ नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या है, टी साइन थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल बन जाता है। तो यहाँ सेंट्रीपिटल का काम कौन करेगा, टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा को क्या लिखेंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर अपन इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो अपने को क्या मिलेगा, टेन थीटा। मतलब ये टू बोल दो इसको, और इस इक्वेशन को वन बोल दो। अगर आप टू को वन से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब साइन को कॉस से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या मिलेगा, टेन थीटा। और इधर क्या मिलेगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। आर क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, आर। स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, एल। स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, एल। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली ये दो इक्वेशन लिखने आना चाहिए, बाकी आप काम जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से कर सकते हैं। ये हुआ कोनिकल पेंडुलम, ये हुआ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसके पहले बेसिक्स फॉर्मूले बताए, v इज इक्वल टू यू प्लस टी वाला। और एक बात जो आपको पता होना चाहिए वो है कर्व पे क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ गिवन है, कौन सा ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, एस वर्सेस टी। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, टी मतलब टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ रहता है, जैसे मान लो आपको कोई ग्राफ दे दिया ऐसे, तो इसका स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी। मतलब क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है और आपको वेलोसिटी पूछा है, मतलब आपको क्या करना है, उस कर्व का स्लोप निकालना है। स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। अब ये कैसा है, कर्व है, तो इसका स्लोप वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है, वही स्ट्रेट लाइन रहेगा। स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं यही स्ट्रेट हो, ये भी स्ट्रेट है, बराबर। तो मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, बराबर। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट। स्लोप पॉजिटिव कब होता है, पहले तो दिमाग में रखना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। अगर स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप वेरिएबल तो वेलोसिटी भी वेरिएबल। स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, कलर बदली करते शायद ये दिखता नहीं, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है मान लो। इसके साथ अगर कोई लाइन है, जैसे मान लो ये लाइन हो गई, ये 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है, कितना, 90 से कम, तो इसका स्लोप क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और दूसरा लाइन बनाओ, ये लाइन ए हो गया, ये दूसरा लाइन बना है अब बी, इसका पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल देखो, ये ग्रेटर देन 90 है, तो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, बराबर। ये बेसिक बातें याद रखें। सबसे काम का लाइन, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी।
अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब ये लाइन। अब ये येलो कलर का जो लाइन है इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है ना, एंगल लेस देन 90 है। स्लोप पॉजिटिव यानी वेलोसिटी भी पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं एक और लाइन बनाऊं, लेट्स से यहाँ एक लाइन बनाते हैं ऐसे, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, इसका स्लोप क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90, स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव यानी वेलोसिटी भी नेगेटिव। तो बेसिक बातें आपको सही से दिमाग में होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, लाइन अगर 90 से कम एंगल बना रहा है तो स्लोप पॉजिटिव, ग्रेटर देन बना रहा है तो स्लोप नेगेटिव। और कोई वेरिएबल ऐसे कोई कर्व है तो हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट है, तो वेलोसिटी भी क्या आएगी, डिफरेंट डिफरेंट आएगी। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आते, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। दूसरा एक और बात, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम का बात खत्म। अब दूसरा है वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, आ जा भाई, किधर गया, हाँ, वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम इसको अपन लिखते हैं वीटी, बराबर। वेलोसिटी टाइम का एरिया देखने का, वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी है, बराबर। ये आपको कोई कर्व दिया है, ये ऐसे कुछ दे दिया है, बराबर। इधर स्लोप विप का बात नहीं हो रहा, इधर क्या देखने का, एरिया। मान लो कोई कार था, उसका इनिशियल वेलोसिटी ये था, कुछ वैल्यू रहेगा ना, इसका स्पीड कम होते होते, मतलब गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, धीरे धीरे स्पीड खत्म होते होते क्या हो गया, यहाँ स्पीड क्या हो गया, जीरो हो गया। तो 100 से 0 तक कितना डिस्टेंस चला गाड़ी, ऐसा तो नहीं ना ब्रेक मारते ही जगह पे रुक गया, चलेगा ना। तो कितना डिस्टेंस चला, तो आपको ये ऑन पेपर करना है। ऑन पेपर वेलोसिटी टाइम का आप एरिया देखोगे, ये एरिया क्या देगा, एरिया देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया देगा आपको डिस्प्लेसमेंट, किसका एरिया, वेलोसिटी टाइम का। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम रहेगा तो स्लोप देखो, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम है तो उसका एरिया देखने का, बराबर। और भी इसमें बातें हैं, जो काम की बात है वो बताते जा रहा हूँ। स्लोप देखने का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का एरिया देखने का, तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। अब देखो इस बात को समझने का तरीका क्या है, जो सिंपल लॉजिक है, जो जिससे आप याद रख सकते हैं। अगर x इक्वल टू कोई क्वांटिटी है, जैसे x इक्वल टू कोई क्वांटिटी है, y अपॉन z लिख रहे हैं आप, तो अगर आपको y और z का एक एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे y है, हॉरिजॉन्टल पे z है, तो जब भी कोई दो क्वांटिटी डिवाइड हो रहा है उसका कर्व दिया है, बराबर। जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी है वो y एक्सिस पे चाहिए, तो उसका स्लोप देखो। अब यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा बनाया रहेगा ना, तो इसका स्लोप क्या देता है, x देगा। इसका स्लोप क्या देगा, x। जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है, x इंटू जेड वाई, इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको x और z का एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे x है, एक दूसरी वाली एक्सिस पे z है। अब ये वाले केस में जैसे मान लो कुछ दे रखा है आपको ये ऐसा, अब ये जो एरिया है ना, ये एरिया क्या देगा, y देगा। एरिया क्या देगा, y देगा। तो बेसिक बातें दिमाग में रखो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है। यहां से अपन कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप देखा ना, तब v देगा। और इसी लाइन को अपन क्या लिख सकते हैं, इसी लाइन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो v और t का जो एरिया है, इधर एरिया देखते हैं ना, दो चीज मल्टीप्लाई होगा तो एरिया देखते हैं, तो वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये बेसिक बातें दिमाग में रखो। इसी बात से आप एक्सेलरेशन से भी बता सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर आपको वीटी कर्व दिया है, वेलोसिटी टाइम दिया है, मान लो ये कुछ ऐसा है, तो अब आप क्या देखोगे, स्लोप देखोगे या एरिया देखोगे एक्सेलरेशन के लिए, सोचो। बी और टी डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होगा तो क्या देखते हैं, स्लोप देखते हैं। डिवाइड होने पे क्या देखते हैं, स्लोप। तो वेलोसिटी टाइम दिया है तो स्लोप क्या देगा, इसका एरिया देगा। इसका स्लोप क्या देगा, सॉरी, इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। यही अगर अपन इसी बात को
और आगे बढ़ा है और ऐसे लिखे a इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा वी। ये ऊपर वाला लाइन मैंने ऐसे लिखा a डॉट टी इज इक्वल टू डेल्टा वी। अब अपने को एक्सेलरेशन टाइम दिया है, मान लो एक्सेलरेशन टाइम, तो इसका एरिया देखो, मान लो ये कुछ ऐसा है, ये एरिया क्या देगा, एरिया देगा डेल्टा वी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। एरिया क्या देगा, डेल्टा वी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो ये बेसिक बातें दिमाग में रखें जिससे अपने को बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या बातें थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, और दो चीजें डिवाइड हो रही, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप आपको देगा वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन टाइम का एरिया आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये चार बातें एकदम दिमाग में ठोक देना, एकदम भूलना नहीं है इसको। क्वेश्चन बनते हैं इस पे से, आते क्वेश्चन तो दिमाग में रहेगा तो थोड़ा आसानी रहेगा। चलो ये बेसिक बातें थी मोशन इन प्लेन की जो मिनिमम आपको पता होनी चाहिए। और इसी पे क्वेश्चंस करते, प्रीवियस ईयर एमएचटी सीईटी के कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे अपन, आ जाओ। तो ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या गिवन है इधर, कलर ले लेते ब्लैक। अ बॉडी ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा यूनिफॉर्म है, मतलब अपन वो तीन फॉर्मूले लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एकदम दिमाग में होना चाहिए भाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखने जा रहे हैं, ऐसा कोई बोर्ड का एग्जाम तो अपन लिखने नहीं जा रहे। 2 पॉइंट ए एंड बी, ए पे स्पीड दे रखा है 20 और बी पे कितना स्पीड दे रखा है 30, बी पे स्पीड है 30। सी पॉइंट यानी मिड पॉइंट पे आपको पूछा है, बोला है द स्पीड ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए एंड बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज, तो ए और बी का मिड पॉइंट, अगर मान लो ये पूरा डिस्टेंस डी माने तो ये डी बाई टू हो गया, ये भी क्या हो गया डी बाई टू, ये डी बाई टू डी बाई टू। क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करने है अपने को क्या चाहिए, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए। तो कैसे मिलेगा, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते। तो ए और बी पे पता है वेलोसिटी, तो बिटवीन ए टू बी में अगर अपन इक्वेशन यूज करें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है। ए टू बी बोला तो ए इनिशियल हो गया, बी क्या हो गया फाइनल हो गया, तो बी पे वेलोसिटी 30 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए टाइम्स डिस्टेंस कितना है डी, ए से बी का डिस्टेंस क्या है डी है, तो यहाँ से डी मिल जाएगा। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 माइनस 400 अपॉन 2 टाइम्स डी, एक्सेलरेशन चाहिए ना तो अपन एक्सेलरेशन लिखेंगे। यहाँ से अपने को क्या मिल गया एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 2 टाइम्स डी, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 900 में से 400 गया तो 500, 500 को 2 से डिवाइड किया तो 250, कितना आएगा 250 डिवाइडेड बाई डी, ये एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन नहीं फाइंड करना था अपने को, क्या चाहिए वेलोसिटी एट पॉइंट सी। अब सेम इक्वेशन अपन यूज करेंगे ए टू बी में किया ना, ए टू सी करो, ए टू सी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब सी वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल पॉइंट सी है, इनिशियल पॉइंट ए, कहीं पे भी आप इक्वेशन लगा सकते हो जब तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सी से बी भी कर सकते थे, कुछ भी करो आंसर चाहिए अपने को। ए से सी, सी क्या हो गया अभी फाइनल, तो आपको ये निकालना है। ए आपका इनिशियल हो गया तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 प्लस 2 टाइम एक्सेलरेशन कितना आया 250 बाई डी, तो इस एक्सेलरेशन की जगह क्या रखेंगे 250 बाई डी, ये एक्सेलरेशन है ना, इसका एक्सप्रेशन निकाल लिया अपन ने, तो क्या रखा जाए 250 अपॉन डी, और साथ ही में एस यानी डिस्प्लेसमेंट, तो ए से सी में कितना डिस्प्लेसमेंट है डी बाई टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, वी सी स्क्वायर, ये डी से डी चले गए, 2 से 2 चले गए, 400 और 250 कितना हो गया 650, 650 का स्क्वायर रूट निकालो तो आपको क्या मिल जाएगा वेलोसिटी एट सी। अब एग्जैक्ट स्क्वायर रूट अपने को नहीं पता, अपने को पता है 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, मतलब अपना आंसर 25 से ज़्यादा आना चाहिए, तो 25 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है बी,
तो अपन आंसर टिक मारेंगे बी और आगे बढ़ेंगे। यहाँ वीसी कितना आना चाहिए 25.5 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे? तो ये बेसिक इक्वेशन सही से इस्तेमाल करने आने चाहिए। आओ आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर जिसका हाइट कितना है h मीटर हाइट है। इट टेक टी सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पहुंचने के लिए टी सेकेंड लग रहा है। अब इसको बनाते, h हाइट नीचे आने के लिए टी सेकेंड लग रहा है। सीधा दिमाग में आना चाहिए आपको, h हाइट नीचे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है टी सेकेंड। तो ये पॉइंट को ए बोल देते, इसको बी बोल देते। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, बॉल इज रिलीज बोला है, रिलीज बोलेगा ड्रॉप बोलेगा तो इनिशियल क्या हो गया जीरो हो गया। द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर टी बाय 4 सेकेंड, मतलब टी बाय 4 सेकेंड पे ग्राउंड से कितना हाइट है। तो ये बात अपने को समझना पड़ेगा। देखो टी टाइम तो लग रहा है उसको पूरा नीचे आने में, पूरा नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है टी, तो टी बाय 4 यानी कहीं तो यहाँ होगा। मान लो ये डिस्टेंस बोल देते हैं अपन स्मॉल एच, तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा टी बाय 4। टी बाय 4 में वो कितना चला एच चला, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर टी बाय 4 सेकेंड। अब आपको एच नहीं बताना है, आपको बताना है ग्राउंड से डिस्टेंस, यानी आपको ये डी बताना है। ये डिस्टेंस को डी बोल दो। ये डी कितना होगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, यानी आप स्मॉल एच कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। आओ इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, एच हाइट नीचे आने के लिए उसको टी टाइम लग रहा है, तो सीधा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एच हाइट के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, प्लस हाफ वर्टिकल मोशन है तो एक्सेलरेशन की जगह जी रखेंगे। तो एच हाइट चलने के लिए कितना टाइम लग रहा है टी, तो टी का स्क्वायर। समझ रहे? तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2, ये एच का एक्सप्रेशन आ गया। अब अपने को स्मॉल एच चाहिए। स्मॉल एच कैसे मिलेगा, स्मॉल एच किधर से किधर तक का है, जब टाइम टी बाय 4 है तब कितना डिस्टेंस चला स्मॉल एच, जब टाइम टी था तब कितना चला कैपिटल एच। तो आओ स्मॉल एच के लिए करते सेम इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्मॉल एच इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही है, प्लस हाफ वर्टिकल मोशन है तो ए की जगह जी लिखेंगे। स्मॉल एच कितने टाइम में चला टी बाय 4, टी बाय 4 टाइम में वो कितना नीचे आया स्मॉल एच, तो इधर लिखो टी बाय 4 का स्क्वायर। अब इसी को अरेंज करते, एच इज इक्वल टू क्या हो गया जी टी स्क्वायर, ये 2 एज इट इज और ये 4 का स्क्वायर हो गया 16। देखो अब अपने को ये वैल्यू पता है ना, जी टी स्क्वायर बाय 2 ये कितना है एच है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे एच बाय 16, यानी स्मॉल एच कितना आ गया एच बाय 16, स्मॉल एच का वैल्यू आ गया एच बाय 16। अपना आंसर क्या है डी है। डी क्या होगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच एज इट इज, स्मॉल एच कितना आ गया एच बाय 16। आओ वैल्यू रखते हैं, इसको रखो एच बाय 16, आंसर हो जाएगा 15 एच बाय 16। 16 में से एक गया तो 15, 15 एच बाय 16। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी 15 एच बाय 16। ये बातें दिमाग में रखें। आओ नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो ये सब चीज आपको पता है, ये फॉर्मूला, बस आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करना है आपको अगले 50 दिनों में। हाँ क्या दिया है, व्हीकल रन ऑन अ स्ट्रेट रोड जिसका लेंथ कितना है एल है, इट ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v, द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड v बाई 3। मतलब क्या बोल रहा है, एक स्ट्रेट रोड पे ये पॉइंट ए हो गया और ये मान लो बी हो गया, ए और बी के बीच में कितना गैप है एल का है, तो आधा डिस्टेंस यानी मान लो पॉइंट सी, ये जो आधा डिस्टेंस है विच इज एल बाई 2, ये कितनी स्पीड से चला v की स्पीड से चला, और बाकी का आधा डिस्टेंस ये भी कितनी स्पीड से चला v बाई 3। समझ रहे, ए से सी कितने स्पीड से गया v, फिर सी से बी कितने स्पीड से गया v बाई 3। तो आपको एवरेज स्पीड बताना है कि एवरेज स्पीड क्या था गाड़ी का। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है एल अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम क्या लगेगा, ए से सी जाने में जो टाइम लगेगा वो प्लस सी से बी जाने में जो टाइम लगा, तो ए सी प्लस टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम सी टू बी। ये बात दिमाग में रखे, एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपने को पता है ए से बी में कितना है, ए से बी जाने के लिए एल ना, और ए से सी और सी से बी का टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे मिलेगा, देखो वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप टाइम को बिल्कुल लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम को क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, ए से सी जाने के लिए जो टाइम लग रहा है डिस्टेंस कितना है एल बाई 2,
कितना वेलोसिटी लेगा, v की स्पीड से जा रहा है तो ये ac का टाइम आ गया। वैसे ही आप टाइम निकाल सकते हैं c से b के लिए। ये डिस्टेंस कितना है, ये भी l/2 है। यहाँ कितने की स्पीड से गाड़ी चल रहा है, b/3 से। तो a से b और a से c और c से b का टाइम आ गया, वो इधर रखो और आंसर निकालो। v एवरेज l अपॉन a से c कितना आएगा l/2 यानी l/2v, और c से b कितना है l/2v। समझ में आ रहा है। और ये 3 मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं l/2v और ये 3 ऊपर चलेगा। ठीक, तो ये ऐसे आ जाएगा l/2v और नीचे 3। तो ऐड करो, बेस सेम है इसका, तो क्या लिखेंगे 4l/2v, 4l/2v। तो v एवरेज यहाँ से मिल जाएगा आपको। ये हो गया 2v/l/4 टाइम्स l। आप लिखेंगे इसको v/2, कितना हो जाएगा ये v/2। ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। ठीक, ये बात हमेशा ध्यान रखें, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना होता है। समझ रहे ना। चलो, सीधा सीधा बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें, पता नहीं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, इधर वेलोसिटी अलग है, इधर वेलोसिटी अलग है। इधर गाड़ी का स्पीड ज्यादा है ना, तो ये कम टाइम रहेगा। इधर स्पीड उसने कम कर दिया ना, मतलब गाड़ी 100 की स्पीड से जा रहा था, समझ में आ रहा है। फिर उसने ब्रेक मारा, उसका स्पीड 1/3 हो गया, यानी 100 का थर्ड कितना हो गया 33.33, 33.33। तो स्पीड अगर कम हो रहा है तो टाइम ज्यादा लेगा ना, तो सेम टाइम नहीं है। इधर से इधर के लिए अलग टाइम है, इधर भी क्या है डिफरेंट टाइम है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बुलेट इज फायर्ड ऑन अ टारगेट विद वेलोसिटी v। कितने वेलोसिटी से v? इट्स वेलोसिटी डिक्रीज फ्रॉम v टू v/2 व्हेन इट पेनिट्रेट 30 सेंटीमीटर इन अ टारगेट। कितना डिक्रीज हो गया, आधा हो गया, जब वो टारगेट के अंदर 30 सेंटीमीटर घुस रहा है। मतलब ये आप ऐसे समझो, मान लो ये कोई टारगेट है, बराबर। ये जब इसमें, यहाँ इसकी वेलोसिटी, मान लो ऐसा कोई वुडन का ब्लॉक है, आपने बुलेट मारा उस पर, इधर वेलोसिटी क्या है v, इधर आते आते वेलोसिटी कितना हो गया v/2, और ये डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते, थ्रू व्हाट थिकनेस इट विल पेनिट्रेट फर्दर इन द टारगेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बात तो सही है। मान लो यहाँ स्पीड कितनी है 50 है, तो जैसे जैसे बुलेट अंदर घुसेगा तो स्पीड कम होते जाएगा। इधर आते आते स्पीड कितना हो गया, आधा हो गया। अब और कितना आगे जाएगा, क्वेश्चन में क्या है, और कितना आगे ये पेनिट्रेट करेगा, ये फर्दर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, कब तक ट्रेवल करेगा, जब तक उसके पास वेलोसिटी है। जहां उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, बुलेट रुक जाएगा, बराबर। तो अपने को ये डी कैलकुलेट करना है कि फर्दर कितना ट्रेवल करेगा, दैट इज डी। हमें ये कैलकुलेट करना है, जैसा अपन ने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था, बराबर उसके जैसा ही है। देखो, ये पॉइंट को ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो, बराबर। आप पहले बुलेट का एक्सेलरेशन निकाल लो। अब जहां दो वेलोसिटी पता है आपको और डिस्टेंस पता है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ए पे पता है, बी पे वेलोसिटी पता है, तो ए टू बी में लगाओ ये फॉर्मूला, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। बी आपका फाइनल है, भाई आपकी मर्जी है किसको इनिशियल किसको फाइनल लेना है। ठीक है, बी फाइनल है, तो फाइनल हो गया v/2 का स्क्वायर। यू क्या है, इनिशियल है, तो वी स्क्वायर प्लस 2a। ए से बी जाते वक्त कितना चला 30 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ रखना है 0.3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 100 से डिवाइड करना है तो मीटर बन जाएगा। ये हो गया v²/4, ये v इधर आएगा तो माइनस v² 0.3 यानी 0.6 टाइम्स ए हो गया। अब ये 1/4 माइनस v²/4 माइनस v² है, तो कितना बनेगा -3/4 ऑफ v²। अब 0.6 को क्या लिख सकते हैं 6/10 ऑफ ए, यहाँ से आपको ए मिल जाएगा। ए कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 2 जा 6, ये 4 2 जा और 5 2 जा, 2 2 जा 5 2 जा, तो ये बना लगभग 5/4। ये 5 इधर आ जाएगा, 2 2 मल्टीप्लाई 5/4 ऑफ v²। देखो, एक्सेलरेशन माइनस आना भी चाहिए। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। और सही बात है ना, जैसे जैसे बुलेट अंदर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होगा, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, अब अपने को एक्सेलरेशन तो फाइंड नहीं करना था, यहाँ क्या फाइंड करना है अपने को वो देखते हैं। अब हमें चाहिए कितना फर्दर डिस्टेंस आएगा, एक्सेलरेशन मिल गया। अब सेम इक्वेशन अपन कहाँ लगाएंगे, इधर लिखता हूँ B2C में, B2C, कलर दिख रहा है क्या आपको, हाँ B2C में ये इक्वेशन यूज करेंगे।
तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए टाइम्स एस। अब आपका सी फाइनल है ना, सी पे आके तो रुक जाएगा, तो वहां की वेलोसिटी जीरो हो गई। बी पे वेलोसिटी क्या है, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। बी पे वेलोसिटी है v बाई टू प्लस टू, एक्सेलरेशन कितना है -5/4 वी स्क्वायर, और डिस्टेंस तो हमें कैलकुलेट करना है, इसको डी बोला है, ऐसे यानी फर्दर कितना डिस्टेंस है बी से सी के बीच में, कितना डिस्टेंस है डी, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये माइनस में इसको इधर लेके आओ, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 5/4 वी स्क्वायर डी इज वॉट वी स्क्वायर बाय 4, ये माइनस में था, मैं इसको इधर लेके आया, ये v बाई टू है तो वी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर चले गया, और क्या जाएगा, ये 4 से 4 गया, यहाँ से आपको d मिल जाएगा। d कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, तो d आएगा आपका, d इज इक्वल टू 1/10 मीटर। ऑप्शन में क्या दिया है, ओके ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो आप इसको मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करो तो हो गए 10 सेंटीमीटर। ये बात दिमाग में होनी ज़रूरी है, ठीक है भाई, बेसिक चीज़ें। अब ऑलमोस्ट 12th ख़त्म हो गया, सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाना है, सेंटीमीटर से किस में जाना है, मीटर में, तो डिवाइड करने का 100 से, और अगर उल्टा करना है तो मल्टीप्लाई करने का 100 से, ठीक है। ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए, मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर, इधर क्या किया, मीटर में था ना, और सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। चलो ये बात हुआ, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्या गिवन है, ग्राफ गिवन है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से। तो आओ पहले ग्राफ को समझ लेते हैं, क्या गिवन है इस ग्राफ में, बारी बारी देखते हैं। पहले तो ये आपको वेलोसिटी हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये गिवन है, कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, सब कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब देखो इधर क्या हो रहा है, ये ग्राफ को समझो, क्या x का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, नहीं x का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, x यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब गाड़ी उधर ही रुका हुआ है, टाइम आगे जा रहा है ना, मतलब ये क्या है, रेस्ट में, मतलब गाड़ी ऐसा ही रुका हुआ है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो टाइम तो बढ़ते ही जा रहा है, तो ये क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। अब देखो इधर क्या हो रहा है, क्या बोला था मैंने, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, यानी ऑब्वियसली यहाँ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो गाड़ी तो मोशन में है, मोशन में तो उसके पास वेलोसिटी होगा। इसका स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, स्लोप इज कांस्टेंट, और स्लोप का मतलब क्या है इधर, वेलोसिटी, स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, बराबर, स्लोप कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, बताओ, हाँ बताओ, मतलब सोचने का रहे तुमको उधर बैठे बैठे, ये क्या है, लेस देन 90 है ना, लेस देन 90 क्या बताया था, स्लोप लेस देन 90 तो पॉजिटिव, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव। बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जाने का, डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है तो उसका स्लोप देखने का, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। अब देखा तो समझा कि लाइन स्ट्रेट है, तो उसका स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्लोप कांस्टेंट बोले तो वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट इंक्रीजिंग है क्या, मतलब जो ये कांस्टेंट है स्लोप, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, थीटा लेस देन 90 तो पॉजिटिव, तो अपन ने पॉजिटिव लिखा। इधर भी सेम है, देखो स्ट्रेट लाइन है, बराबर, यहाँ स्लोप क्या है, ग्रेटर देन 90 है, बराबर, स्लोप वेलोसिटी देता है, यहाँ पे भी स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है रे, दिमाग में रखने का इसको, ठीक है, स्कूल में पढ़ाते। तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये कैसा कांस्टेंट है, नेगेटिव है, वेलोसिटी कैसा है, नेगेटिव है, समझ में आ रहा है, वेलोसिटी कैसा है, नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब गाड़ी पहले इधर जा रहा था, अब गाड़ी रिटर्न आ रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसा, तो ये वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। आओ ये कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये तो अपन ने समझा। अब ऑप्शन देखते हैं, एग्जाम में इतना सब नहीं करने का, मेरे को इधर तुमको समझाने का था, इसके लिए बता रहे, ऑप्शन सीधा देखने का एग्जाम में और ठोकने का सीधा आंसर, ए एंड बी, ए रेस्ट पे, बी यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ तो सही बात है, ए रेस्ट में और बी क्या है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट कोई बोलते हैं यूनिफॉर्म, ये बात तो सही है।
बी और सी, बी रेस्ट पे, नहीं गलत, बी के पास वेलोसिटी है भाई, कैसा रेस्ट पे रहेगा, नहीं ये गलत हो गया। सी रेस्ट गलत, ए एंड बी रेस्ट गलत, तो क्या है, पहला वाला आंसर अपना सही है, तो अपन टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते। क्या दिया है, फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर, भाई फिगर किधर है, इधर फिगर बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन में देना चाहिए। फिगर बिलो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकेंड, हाँ चलो मेरे को याद है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये अब आंसर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, चलो बन गया, इतना पढ़ा है ना रे, सब याद हो गया। चलो 1 2 3 4 5 6 7, आओ ये पॉइंट ए हो गया, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो। वो क्या बोल रहा है, आखिरी का 2 सेकेंड यानी 5 से लेके 7 तक का, ये जो ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम बोला है क्वेश्चन में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये फिगर गिवन है उस क्वेश्चन में, इधर प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ गिवन है, आपको क्या याद करने का, वेलोसिटी टाइम से क्या मिलता है अपने को, क्या चाहिए, S1, S1 क्या है, कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, बराबर S1 है आखिरी के 2 सेकेंड में। क्वेश्चन क्या है समझ लो, क्वेश्चन में पूछा है S1 अपॉन डी, S1 क्या है, आखिरी के 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको वो क्वेश्चन में बोल रहा है S1, और टोटल डिस्टेंस, बराबर टोटल मतलब जहां से मोशन स्टार्ट हुआ, तो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से लेके 7 तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, इसका रेशियो बताना है। S1 अपॉन डी मतलब आखिरी के 2 सेकेंड में कितना कवर किया, डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, इसका रेशियो बताना है। अब वेलोसिटी टाइम से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, अपने को क्या देखने का, एरिया, तो ये वाला एरिया कितना आएगा, देखो इस एरिया को वो लोग ने क्या बोला, S1, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस कितना है, ये 7 बोलेगा मारेगा, ये 5 से 7 जा रहे हैं, 2 है 2, हाँ लेजेंड लोग होता है, बोलता है 7 बेस है, 5 से 7 यानी 2 का गैप हो गया ना, और ये हाइट कितना है, इधर दे रखा है मेरे ख्याल से 10, इधर 10 है, 2 4 6 8 10 बढ़ता है, तो ये कितना है 10 है, तो आप यहाँ हाइट निकालो और एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस कितना है 2, हाइट कितना है 10, ये डिस्टेंस आ गया जो आखिरी के 2 सेकेंड में कवर किया। अब पूरा डिस्टेंस यानी पूरा एरिया निकालने का, पूरा एरिया कैसे निकालेगा, सर इसका एरिया नहीं आता है, कौन सा शेप दे रखा है, ऐसा मारेगा ना, ये क्या है, ट्रेपेजियम है, इसको 2 तरीके से कर सकते, या तो आप 2 राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, एक ये और रेक्टेंगल, इंडिविजुअल एरिया फाइंड करो और ऐड करो, लेकिन वो थोड़ा टाइम जाता है उसमें, ठीक है, जो भी आपको सही लगे, मेरे ख्याल से आप अगर ट्रेपेजियम का एरिया याद रख लोगे तो ज़्यादा सही है, आजकल आता है ये फिगर। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, ट्रेपेजियम में हमेशा 2 पैरेलल साइड होगा, तो बी से सी और ए से डी, ये 2 पैरेलल है ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 7 नहीं बोलने का, ये 1 से, ये गैप कितना है, ये 1 का गैप हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 6 का गैप है, अरे भाई यहाँ 0 से स्टार्ट होता तो 7 लिखते हैं ना, ए से डी में कितना गैप है, 6 का गैप है, बी से सी में कितने का गैप है, ये 3 से 4 1 हो गया, 4 से 5 2 हो गया, तो गैप कितने का 2, ये दोनों पैरेलल है ना, ए से डी और बी से सी दोनों ही कैसा है, पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, 2 पैरेलल साइड कितना है, 6 और 2 6 + 2, बराबर सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कितना है 10 है, तो ये डी आ गया, उधर S1 है, दोनों का रेशियो लिखो, S1 अपॉन डी, आपको ये फाइंड करना था, तो आप डिवाइड करते हैं, S1 डिवाइडेड बाई डी क्या आएगा, छोटा मोटा बात है, हाफ 2 इंटू 10, हाफ 6 और 2 कितना हो गया 8 इंटू 10, 10 से 10 गया, हाफ से हाफ गया, क्या बचा 2/8 यानी 1/4, आंसर क्या है ऑप्शन बी। समझ रहे हैं आप क्या करने का, जो बात बता रहा हूँ दिमाग में रखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का एरिया, डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लेटेस्ट आया 2024 में आया हुआ है, ठीक, चलो आगे बढ़ते, और ट्रेपेजियम का एरिया याद रख लोगे तो ज़्यादा सही है, हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या दिया है,
कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया है पार्टिकल का, यानी पार्टिकल का 2 डायमेंशन मोशन है, एक्स में भी आगे जा रहा है वाई में भी जा रहा है, समझ में आ रहा है? पार्टिकल 2 डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स और वाई दोनों में मतलब क्या, अरे ऐसा है, ये मान ली ये वाई है ये एक्स है, तो एक पार्टिकल तो एक ही जगह जाएगा ना, तो ऐसे थोड़ी इधर भी जा रहा है इधर भी, वो ऐसे कहीं तो जाता रहेगा, ये एक्स में भी आगे बढ़ते जा रहा है और वाई में भी तो जा रहा है ना, दोनों में मूव हो रहा है, एक्स में भी आगे जा रहा है वाई में भी आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। तो एक्स और वाई में दे रखा है, तो आपको क्या बताना है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, स्पीड बताना है आपको पार्टिकल का, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, और सॉल्व कर दो। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या होगा, डी एक्स बाय डी टी करेंगे, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी डी वाई बाय डी टी। एक्स और वाई क्या पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, बेसिकली डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ये सब याद होना चाहिए रे, डी बाई डी टी ऑफ टी रेस टू एन, एन इंटू क्या लिखते थे, एन इंटू टी रेस टू एन माइनस वन, एन इंटू टी रेस टू एन माइनस वन, या आप जो भी एक्स के फॉर्म में लिखते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या लिखते थे, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इधर क्या है अल्फा टी क्यूब यानी 3t 3 - 1 यानी 2, इधर क्या आएगा बीटा, डिफ्रेंशिएट करो 3t 3 - 1 यानी 2, ये दोनों वेलोसिटी आ गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, छोटा मोटा क्वेश्चन, आओ अल्फा बीटा रखो यहाँ, 3 अल्फा टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल जाएगा वी मिल जाएगा आपको, 3t स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर रूट के बाहर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आएगा आपका वेलोसिटी, 3t स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऑप्शन बी, समझ रहे आप? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला है, 2 कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम इन द स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। ओके, आपको उसी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, आपको क्या बताना है कब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ कार 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार 2 करना है, कार 1 का डिस्प्लेसमेंट दिया है अपने को, डिफ्रेंशिएट करो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, a प्लस 2 टाइम्स बी टी, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2t, टी का डिफ्रेंशिएशन t होता है, तो t चले गया, क्या बचा a, अब ये इसका डिफ्रेंशिएशन करो, f कांस्टेंट है, t 1 हो गया, ये क्या आएगा 2t, समझ रहे आप, डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए दोस्त। अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, 2t इधर आएगा तो अपन क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी टी प्लस 2t इज इक्वल टू एफ माइनस ए, टी कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा 2b प्लस 2t भी कॉमन ले सकते हैं ना, क्या बनेगा 2 कॉमन ले लिया ना अपन ने, 2t कॉमन लिया, क्या बचा b प्लस 1 f माइनस ए, आ गया टाइम f माइनस ए अपॉन b प्लस 1 और ये 2, f माइनस ए हाँ, ऑप्शन डी f माइनस ए 2b प्लस 1, क्या बोला कब दोनों का वेलोसिटी सेम है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो v1 मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v2 मिलेगा, v1 और v2 सेम कौन से टाइम पे होगा, तो टाइम बता दिया अपन ने, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिजिक्स में तो ठीक है, मैथ्स में खत्म कहानी, इधर तो कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन में आएगा, वैसे फिजिक्स में तो बहुत जगह आता है मैथ्स। आओ, अ शेल इज फायर्ड, क्या बोला है, अ शेल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विथ वेलोसिटी 196 मीटर पर सेकंड, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद होना जरूरी है, टी इज इक्वल टू क्या लिखते थे 2u साइन थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखो, प्रोजेक्टाइल में 3 चीजें, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी ये y मान लो ये x मान लो, आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, ऊपर फेंकोगे ऐसे आगे तो ये ऐसे जाएगा, ये मोशन क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें ये पूरा यहाँ से पॉइंट ए से, ये बी हो गया ए से सी जाने में जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट,
ए से सी ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। और कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर गया इसको क्या बोलते हैं, एच मैक्स। तो तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा, रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एच मैक्स मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर गया। हाइट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, आपने कुछ ऐसा फेंका तो हाइट बढ़ते जाएगा ना, फिर मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर हाइट क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला है, कितना ज़्यादा दूर जाएगा, तो ये आर, बराबर, ये आपने आर निकाल लिया यहाँ से। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर जाएगा तो इतना, ये रेंज है, और ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसमें यू क्या है, यू इज अ इनिशियल वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी से अपन फेंक रहे हैं उसको, और ये थीटा ये एंगल है एक्स एक्सिस के साथ का एंगल। आपने कुछ फेंका है 30 की स्पीड से फेंका 40 डिग्री एंगल पे, 100 की स्पीड से फेंका 20 डिग्री एंगल पे, तो कितने की स्पीड से फेंका, तो यू इज अ इनिशियल स्पीड और थीटा क्या है, एंगल है। इसमें एक और बात, जो रेंज मैक्सिमम किधर होता है, रेंज मैक्सिमम होता है जब थीटा क्या हो, 45 डिग्री हो, बराबर, मतलब साइन का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो 2 × 45 90, साइन 90 पे 1 हो गया, तो रेंज मैक्सिमम आप लिख सकते हो यू स्क्वायर बाय 2g। ये क्या, यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। आओ इसको सॉल्व करते हैं। t इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी दे रखा है 196, 2 इंटू 196 साइन 30, याद होना चाहिए 1/2 होता है। जी कितना है, देखो 9.8 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 196 से डिविजिबल है, इसको 19.6 मानो, तो 2 ज़ा हो गया यानी 20। 9.8 का डबल कितना होता है, 19.6, तो 2 × 20 तो ये 20, साइन 30 हो गया 1/2, तो कितना आएगा, 20 सेकेंड लगेगा इसको। 2 से 2 चले गया, कितना आएगा, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, ऑप्शन बी टिक मारेंगे। ठीक है, आओ अगला बात करते हैं। A student is throwing a ball vertically upward such that he throws a second ball when the first ball reaches the maximum height. ओके उसने सेकंड बॉल फेंका जब पहला बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया था। इफ ही थ्रोज द बॉल एट एन इंटरवल ऑफ 3 सेकंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल इज, बॉल का मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ध्यान दो, किधर गया रे, यहाँ से अपन ऑब्जेक्ट फेंक रहे, ये पहला बॉल है, वो जब उसके मैक्सिमम हाइट पे था, ये फर्स्ट बॉल है, किधर था, मैक्सिमम हाइट पे, एच मैक्स पे। तब यहाँ से अपन ने दूसरा बॉल फेंका, सेकेंड बॉल, कितने का इंटरवल है, 3 सेकेंड का। इसका मतलब क्या है, ये ए से बी फर्स्ट बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड लगा ना। वही बोल रहा है भाई, यहाँ से आपने इसको फेंका तो ये जब मैक्सिमम पे पहुंचा तब दूसरा बॉल फेंका, और दो बॉल फेंकने के बीच का टाइम का गैप कितना है, 3 सेकेंड का। इसका मतलब क्या है, पहले बॉल को मैक्सिमम हाइट जाने के लिए कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड लगा। ये 3 सेकेंड में किधर पहुंचा, टॉप पे पहुंचा। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल इज, ओके आपको एच मैक्स कैलकुलेट करना है। देखो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, मैक्सिमम हाइट मतलब क्या है, उसके बाद वो ऊपर नहीं जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जा रहा मतलब उधर रुक गया ना, रुकने के बाद तुरंत नीचे आ जाएगा वो। तो मैक्सिमम हाइट पे हमेशा वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, क्योंकि अब ऊपर नहीं जा पा रहा है ना। अगर वेलोसिटी होता तो ये मैक्सिमम हाइट नहीं रहता और ऊपर जाता। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फेंका रहेगा इसने, तो वो वेलोसिटी को यू बोल देते। अपने को टाइम पता है तो अपन यू निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, ए से बी ले रहे, ए टू बी, ए टू बी, तो फाइनल क्या है, बी, बी पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू। अब एक्सेलरेशन क्या है, जी है ना, वर्टिकल मोशन है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, माइनस जी। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उस पर जी माइनस लिखते हैं, नीचे आ रहा है तो जी प्लस लिखते हैं। और टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। तो यहाँ से यू मिल गया, जी इंटू 3। ये क्या आ गया, यू आ गया, जी इंटू 3 क्या आ गया, यू। यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स जी। आओ इसको और सॉल्व कर दे। अपने को क्या चाहिए, एच मैक्स चाहिए ना। अब आप निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए टू बी में ही लगा रहे, ये भी ए से बी जाने के लिए कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर गया, तो ये एस के जगह एच मैक्स लिखो। कितने वेलोसिटी से फेंका था, 3 टाइम्स जी। कितना टाइम लगा उसको एच मैक्स हाइट जाने के लिए, कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड ना। तो टाइम की जगह 3। अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो जी क्या लिखेंगे, माइनस। तो ये माइनस आ गया, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी। और टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड।
टाइम कितना लग रहा है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड लग रहा है ना उसको एच मैक्स तक जाने के लिए, तो आपको एच मैक्स मिल जाएगा यहाँ से। अब जी को 10 मान लो तो कितना हो गया, अब यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसे भी नंबर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत बड़ा बात नहीं। ये क्या हो गया 9 टाइम्स जी हो गया, माइनस इधर भी क्या हो गया 9 टाइम्स जी डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 90 हो गया, ये 45 हो गया ना। जी इज 10, जी कितना है 10 है, तो 9 3 3 जा 9, 9 इंटू जी, इधर भी 3 का स्क्वायर है तो 9 इंटू जी, 9 इंटू जी तो 90 और 90 डिवाइड बाई 2 45, तो ये कितना आएगा 45 मीटर। ये क्या आएगा मैक्सिमम हाइट आएगा, कि कितना मैक्सिमम हाइट तक गया, तो 45 मीटर हाइट तक जाएगा। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल, बॉल कितने हाइट तक जाएगा 45 मीटर तक जाएगा। समझ में आ रहा है। ये दूसरे बॉल का कहानी क्यों दिया था, बस आपको ये टाइम समझ में आ जाए कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड लग रहा है। बराबर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक ऑन seeing the red traffic signal 400 meter ahead. At the time of applying the brake, the vehicle was moving with a speed 15 मीटर पर सेकेंड and retardation is 0.3. रिटार्डेशन मतलब ब्रेक मारने पे वेलोसिटी डिक्रीज होगा ना, वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो वो टाइम पे हम एक्सेलरेशन क्या मानते हैं नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है रिटार्डेशन। द डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट 1 मीटर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है 400 मीटर दूर सिग्नल पे डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट 1 मीटर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। मान लो ये व्हीकल है इधर और यहाँ क्या है ट्रैफिक लाइट है, ये टी, ये गैप आपको दे रखा है 400 मीटर का, ये गैप कितना है 400 मीटर का। अब ब्रेक गाड़ी का स्पीड कितना है इनिशियली, इधर गाड़ी का स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, और ब्रेक मारने के बाद उसका जो एक्सेलरेशन है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये कितना है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, ओके। ये गाड़ी कहीं ना कहीं यहाँ जाके रुक जाएगा, मतलब मान लो ये पॉइंट बी पे रुक गया, तो आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, आपको पूछा है कितना डिस्टेंस अब बचा है, आपको ये पूछा है ये डिस्टेंस कितना है। समझ में आ रहा है, तो सारे ऑप्शन 400 से कम है, 400 से कम होना चाहिए। आपको ये पूछा है ये डी डिस्टेंस कितना होगा, बराबर ट्रैफिक लाइट से कितना दूर ये रुक गया। द डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट 1 मीटर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, बराबर उसने ब्रेक मारा उसके 1 मिनट बाद। अब देखो इसमें पहले समझना पड़ेगा आपको, ऐसा भी तो हो सकता है ना गाड़ी ने ब्रेक मारा, इस बात को समझना, गाड़ी ने ब्रेक मारा और वो 1 मिनट के पहले ही रुक गया। समझ रहे हो, 1 मिनट के पहले ही रुक गया। बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, इस बात को समझो। अब ए से बी जाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, बी पे तो वेलोसिटी 0 हो गई ना, अब पहले वो टाइम निकाल लो। आप इसके भरोसे मत चले जाना कि ए से बी जाने के लिए उसको 1 ही मिनट लग रहा है। समझ में आ रहा है ना, गाड़ी जहाँ रुका ए से बी जाने में टाइम कितना लग रहा है, अगर ये 15 मीटर पर सेकेंड है ब्रेक मारा तो ए से बी का आप टाइम निकालो, उसने तो बोला 1 मिनट, बराबर। तो इस बात को समझो, ए से बी जा रहा है तो यही फॉर्मूला क्या करेंगे वी स्क्वायर, नहीं अपने को टाइम निकालना है ना, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, उसमें टाइम तो है ही नहीं किधर, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से कर लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। जो निकालना है भाई वही तो एक्सप्रेशन में होना चाहिए ना। फाइनल वेलोसिटी ये कहाँ से कहाँ लगा रहे हैं, ए टू बी में, ए टू बी में, तो बी पे वेलोसिटी 0 है, ए पे वेलोसिटी कितना है 15 प्लस एक्सेलरेशन नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है भाई, ब्रेक मारा तो गाड़ी का स्पीड कम होगा ना, यहाँ से टाइम मिल जाएगा। कौन सा टाइम, ए से बी जाने में जो टाइम लग रहा है, ए से बी जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाय 0.3, तो कितना हो गया, इसको 150/3 लिख सकते हैं, ये हो गया 50 सेकेंड। यही बोल रहा था, समझ में आ रहा है, ए से बी जाने में कितना टाइम लग रहा है उसको 50 सेकेंड। समझ में आ रहा है, मतलब गाड़ी का स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड था, ब्रेक मारा वो 50 सेकेंड के बाद रुक गया। समझ में आ रहा है क्या, 50 सेकेंड के बाद वो रुक गया, गाड़ी ए से बी जाने में 50 सेकेंड लगा, वो क्या बोल रहा है 1 मिनट, मतलब अगला 10 सेकेंड भी इधर ही रुका रहेगा ना भाई, सिग्नल है शायद रेड रहेगा, तो इधर जाके गाड़ी रुक गया। तो ये डिस्टेंस कितना है ए से बी जाने में, डिस्टेंस कितना कितना टाइम में कवर किया 50 सेकेंड लग रहा है ना ए से बी, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा। तो आप ये डिस्टेंस निकालो, कहाँ से निकालेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी, यू पता है हमें, टी भी पता है 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया,
तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 50 सेकेंड आ रहा है। तो s निकाल लो, s कौन सा डिस्टेंस है a से b में, u कितना दे रखा है वो लोग ने 15, u इनिशियल स्पीड इज 15, टाइम कितना आ गया 50 सेकेंड, माइनस हाफ एक्सेलरेशन है 0.3 और टाइम है 50 का स्क्वायर। कैलकुलेशन सही से करना, ये कितना हो गया 750 हो गया, 15 फाइव 75, तो 750, ये कितना हो गया 2500, 50 का स्क्वायर 2500 इंटू 0.3, 2500 को आप 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 750, 750 बाई 2 यानी अगेन ये 375। आप समझ रहे हैं ना भाई क्या कर रहा हूँ मैं, ये 0.3 है इंटू 50 का स्क्वायर यानी 2500 हो गया, तो 2500 इंटू ये 0.3, ये जीरो से एक गया तो 750 हो गया ना, 750 का आधा 375, तो ये लिख रहा हूँ, तो कितना बचा 375 मीटर। एस ए से बी, ए से बी मतलब ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 375 मीटर, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दिख गया आंसर, डी आ जाएगा 400 माइनस 375, 25 मीटर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। डी कितना आ गया 25 मीटर, 25 मीटर। देखो अगर आप ठीक ठाक पढ़ते हो आप सीधा स्टॉपिंग डिस्टेंस से नहीं कर सकते, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है देखो, एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a, यू कितना दे रखा है 15, 15 का स्क्वायर 225, 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है 0.3, यहाँ से वैल्यू निकालो, 400 मीटर नहीं है और रुक नहीं रहा है उधर, ठीक है। तो ये दिमाग में बात रखना है, ठीक है। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, कितना आएगा 25 मीटर, 25 मीटर, वो दिख रहा है ना आपको उधर तक, स्क्रीन पे आ रहा है क्या, आ रहा है। चलो आओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सवाल समझ में आ रहा है ना, 1 मिनट भले दिया है उसने, 1 मिनट कहीं यूज ही नहीं किया, 60 सेकेंड, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि गाड़ी 60 सेकेंड के पहले ही रुक जा रहा है, 50 सेकेंड पे ही व्हीकल रुक जा रहा है, ब्रेक मारा, गाड़ी का स्पीड 15 था, ब्रेक मारा तो 50 सेकेंड में ही रुक गया, समझ में आ रहा है, वो 60 सेकेंड पे नहीं रुक रहा है, वो 50 सेकेंड पे ही रुक गया, उसके बाद 10 सेकेंड और रुका हुआ है, तो अगले 10 सेकेंड में कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है वो, समझ में आ रहा है, अगले 10 सेकेंड में वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 25 मीटर। अगर आप स्टॉपिंग डिस्टेंस से कैलकुलेट करोगे एस इज इक्वल टू वहां से, तो आपका आंसर आएगा 40, समझ में आ रहा है। इसको ये आ गया आपका, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A body at rest fall through a height h with velocity v. If it has to fall down further for its velocity to become 3 times the distance travel in that interval is, ठीक है भाई, बॉडी v h हाइट नीचे आया तब उसका स्पीड कितना हो गया v हो गया, मतलब ये मान लो बॉडी पॉइंट ए पे, h हाइट नीचे आने पे यहाँ इसका वेलोसिटी हो गया v। अब वो क्या बोल रहा है और कितना नीचे जाना चाहिए ताकि उसका वेलोसिटी कितना हो जाए 3v हो जाए। If it has to fall down further for its velocity to become 3 times, the distance travel in that interval, मतलब आपको ये h निकालना है, मतलब आपको ये क्या कैलकुलेट करना है h। ड्रॉप हो रहा है, बॉडी फॉल बोला है, रिलीज ड्रॉप फॉल यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, जब भी ऐसा लिखा रहेगा रिलीज किया ड्रॉप किया फॉल हो गया, तो u क्या है 0 है, अगर u 0 है तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी, नहीं इससे नहीं होगा ना, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो h डिस्टेंस चलने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई v, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2 बॉडी नीचे आ रहा है तो g लिखेंगे, कितना डिस्टेंस चला h, यानी h का वैल्यू क्या है v स्क्वायर बाय 2g, h कितना आया v स्क्वायर बाय 2g। अब वो फर्दर h डिस्टेंस चल रहा है तो ये h कितना होगा, देखो ये h भी निकाल सकते हैं आप, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको दोनों जगह वेलोसिटी पता है ना, अगर मैं इसको a बोलूँ, इस पॉइंट को b बोलूँ और इसको c बोलूँ, तो आपने क्या किया a टू b में ये फॉर्मूला अप्लाई किया, अब b टू c में करो, b टू c में करो, सेम फॉर्मूला, अब फाइनल वेलोसिटी कितना है 3v का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियल आपने b माना है
तो इनिशियल वेलोसिटी v का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स g टाइम्स h, कैपिटल H लिखना चाहिए। कितना हाइट नीचे आ रहा है, कैपिटल H नीचे आ रहा है। आओ समझ रहा है ना, यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब c फाइनल है, फाइनल पे वेलोसिटी 3v है, इनिशियल पे v थी, तो इसको सॉल्व करो। ये कितना हो गया, 9v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यानी 8 टाइम्स वी स्क्वायर, 9v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो समझ गए रहेंगे आप, h का वैल्यू क्या आएगा, h इज इक्वल टू 8v स्क्वायर बाई 2g, 8 टाइम v स्क्वायर बाय 2g। एंड व्हाट इज v स्क्वायर बाय 2g, h ना, तो स्मॉल h क्या आ जाएगा, कैपिटल H इज 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल h। किधर है, ऑप्शन ए बनेगा आपका। ठीक है, आओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना चांस है कि उसी फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपने अगर उस टाइप के क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस नहीं किए तो एग्जाम हॉल में होने बहुत डिफिकल्ट है। हो भी जाएंगे लेकिन टाइम कंज्यूम कर लेंगे, वो थोड़ी अपने पास उधर। इसलिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको तो करो। बोल रहा हूँ कम से कम डेली आपको 100 से 150 MCQ मिनिमम सॉल्व करने चाहिए डेली डेली। ये आपको 11th से ही स्टार्ट कर देने चाहिए। अभी भी कोई देर नहीं है भाई, अभी भी आप सॉल्व करो डेली 100 से 150 MCQ। पेनफुल प्रोसेस है, नहीं होता है, लेकिन करने का ना भाई, करेगा तो ही तो कुछ मिलेगा। अच्छा कॉलेज में एडमिशन चाहिए ना। बॉम्ब इज ड्रॉप बाय अ एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर किलोमीटर पर आवर। मतलब ये मान लो एरोप्लेन है, और ये एरोप्लेन है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है, कितना है, 200 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसा कन्वर्ट करने का, इसको कैसा कन्वर्ट करने का, 200 इंटू 5/18, ये कन्वर्जन है मीटर पर सेकंड में हो गया बराबर। ये ए, और इसका हाइट कितना दिया, इसका ग्राउंड से हाइट है 980 मीटर बराबर। ये एरोप्लेन का हाइट कितना है, 980 मीटर ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एरोप्लेन कितने हाइट पे, 980 मीटर पे। एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, बॉब क्या लिखा है, बॉम्ब, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द टारगेट ऑन द ग्राउंड टू हिट डायरेक्टली। ओके, देखो हो क्या रहा है, देखो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसमें से अगर कोई ऑब्जेक्ट बाहर आ रहा है, तो जिस इंस्टेंस पे वो बाहर आ रहा है ना, उस टाइम पे दोनों का स्पीड सेम होगा। मतलब क्या, अगर एरोप्लेन 200 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, उसमें से अगर बॉम्ब बाहर फेंका ना, तो बॉम्ब का वेलोसिटी उस इंस्टेंस पे जब वो बाहर आ रहा है तब एरोप्लेन के इक्वल होगा, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। तो ये एरोप्लेन है, तो बॉम्ब अगर आप यहाँ से बाहर फेंक रहे हो तो ये मान लो बॉम्ब है बराबर, ये बॉम्ब है, बॉम्ब का स्पीड भी यही होगा। अब ये ऐसे ही चलते जाएगा क्या, नहीं, जादू थोड़ी है भाई। एरोप्लेन ऐसे क्यों जा रहा है, क्योंकि फ्यूल बर्न हो रहा है, इसको तो ग्रेविटी खींच लेगा ना, समझ में आ रहा है। तो बॉम्ब का इनिशियल स्पीड तो एरोप्लेन के इक्वल होगा, विच इज 200 इंटू 5/18। लेकिन इसका मोशन कैसा होगा, कुछ ऐसा, ये नीचे आ जाएगा और ये इधर आके हिट करेगा ग्राउंड पे। और आपको ये डिस्टेंस पूछा है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, समझ रहे, आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है, ये एच बोल देते, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। ये बॉम्ब ऐसे गिर जाएगा इधर। अब देखो इसमें क्या समझने वाली बात, जितने टाइम में ये बॉम्ब नीचे आया उतने टाइम में आगे गया। मतलब भाई जब ये पॉइंट, इसको बी बोल दो, बी से जब ये यहाँ हिट कर रहा है सी पे, सो बी से सी दो डायरेक्शन में मोशन है ना, आगे भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है ना, बॉम्ब ऐसे जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे क्रिकेट में अपन कुछ बॉल थ्रो किया, ऊपर जाएगा फिर नीचे, ये क्या आ रहा है, ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। मान लो आपका दोस्त 20वें माले पे रहता है, 20th फ्लोर पे, उसने कुछ ऑब्जेक्ट फेंका तो इसी डायरेक्शन में आएगा ना, ऐसे बराबर। तो ये मोशन है, किसका, बॉम्ब का मोशन है। तो इस बात को समझो, जब ये बॉम्ब सी पे पहुंच रहा है तो वो वर्टिकली कितना नीचे आ गया, 980 मीटर, और वो कितना आगे गया, बी से सी, हॉरिजॉन्टल कितना आगे गया, एच। मतलब ये मोशन दोनों साथ में हो रहा है ना, मतलब ये नीचे भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। बॉम्ब कहाँ आ रहा है, नीचे भी जा रहा है और आगे भी मूव हो रहा है, तो दोनों को टाइम तो सेम लगेगा ना। जितने टाइम में ये वर्टिकली 980 मीटर आ गया, उतने ही टाइम में वो हॉरिजॉन्टली चला है, ऐसे जा रहा है ना, नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है आगे भी जा रहा है। तो जितना टाइम उसको 980 मीटर नीचे आने में लगा, उतना ही टाइम उसको एच डिस्टेंस आगे जाने में लगा रहेगा।
अब देखो इन दोनों टाइम को आपको इक्वेट करना है, जो वर्टिकली नीचे आने के लिए जो टाइम लगा और हॉरिजॉन्टली चलने के लिए। आओ समझते हैं, पहले तो टाइम निकाल लेते हैं। देखो वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है ये वेलोसिटी किधर है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। इधर बॉम्ब नीचे आ रहा है क्या, वी वाई जीरो। इनिशियली जिस इंस्टेंस पे वो बाहर आ रहा है ना, उस इंस्टेंस पे वर्टिकली कोई वेलोसिटी नहीं है। इमीडिएट नेक्स्ट इंस्टेंस पे, मतलब मान लो अभी बाहर आया, तो अभी जो टाइम है ना, उस टाइम पे नीचे नहीं है वेलोसिटी। इमीडिएट नेक्स्ट सेकंड पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी उसको खींचेगा। तो इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो यू वाई क्या लिखेंगे, जीरो, और इसको लिखेंगे यू एक्स। इनिशियली बॉल के पास या बॉम्ब के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, वर्टिकल में जीरो थी। तो अगर अपन ये इक्वेशन लिखे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं अगर ये वर्टिकल के लिए लिखूँ बराबर, तो वर्टिकल वेलोसिटी लूंगा, एक्सेलरेशन भी वर्टिकल लेंगे। वर्टिकली कितना नीचे आया, 980 मीटर, 980 मीटर। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी इनिशियली, प्लस नीचे आ रहा है इन द डायरेक्शन, एक्सेलरेशन के जी के जगह टी। ये टाइम मिल जाएगा आपको। ये टाइम कितना आ जाएगा, ये टी लिख सकते हैं आप √2 इंटू 980 अपॉन जी, समझ रहे ना, 2 इंटू 980 अपॉन जी। इसको लिख सकते हैं 98, जी 9.8 होता है, √2 इंटू 980 अपॉन 9.8, यानी ये 100 हो गया। तो टाइम आ जाएगा 10√2 सेकेंड। बॉम्ब को नीचे आने में, या मतलब बी से सी आने में कितना टाइम लग रहा है, 10√2 सेकेंड, इतना टाइम लग रहा है। अब इतने ही टाइम में वो आगे भी गया। ये तो वाई डायरेक्शन में लिखा ना आपने ये इक्वेशन, यही इक्वेशन आप एक्स डायरेक्शन में लिखो। इधर लिखता हूँ एस इन एक्स डायरेक्शन, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब देखो ये बात आपको पता होनी चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, कभी भी हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं होता है। इसीलिए हम प्रोजेक्टाइल में थ्रू आउट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन तो नीचे ही है ना, ग्रेविटी खींच रहा है उसको, और कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। बॉम्ब नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी खींच रहा है। तो ये जीरो है। तो आप एस एक्स निकाल सकते हैं, एस एक्स यानी एच हो गया ना भाई, एस एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में कितना चला, तो एच चला। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 200 इंटू 5/18, और कितना टाइम लगा इसको, 10√2, 10 टाइम्स √2। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा ये, 10√2 आपको क्या निकालना है, एच निकालना है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 5 2 9 2, 5 2 9 2, यानी ये बना 200 इंटू 5, यानी ये बनेगा 1000। समझ रहे ना आप, 200 और ये 5 1000 हो गया, 1000 और ये 2 है, तो 1000 इंटू 2 और नीचे है 9, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 2 10 कर दो, जो जैसा भी कैलकुलेशन है। तो मैं स्लो स्लो कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आया क्या कर रहा हूँ। और देखो ये 200 है, और ये कितना हो गया, 5 2 10 हो गया ना। इस बात को समझो, ये नंबर थे 200 5/18 इंटू 10 इंटू √2, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। 9 2, अब यहाँ क्या लिखोगे, 5 2, इस नंबर को मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो ठीक है इधर ही ठीक है, समझ लो बस, कैलकुलेशन समझ लो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हो, ये कितना था, 10 था, 10, तो 9 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 5 2, यानी 5 5 25, 5 5 25 100 हो गया ना ये, 5 5 25, 25 2 50, और नीचे है 9, और ये क्या आ गया, √2। इसको वापस आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो 2500, तो ये बनेगा 2/9 √2। इसको सॉल्व करते जाओ, टाइम कितना आ गया, सही लिख रहे हैं ना, 100 यानी 10√2, 10√2, 200 इंटू 5/18, और ये 10√2, तो ये कितना हो गया, 5 2 10। देखो ये गलती 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 गड़बड़ कर दी। हाँ, इसलिए थोड़ा ध्यान देके क्वेश्चन करना है।
यू कितना दे रखा है, यू एक्स कितना है 200, 200 इंटू 5/18, बराबर ये हो गया यू एक्स, यू एक्स का वैल्यू रखा, टाइम कितना दिया है 10√2, टाइम दिया है 10 टाइम्स √2, ये टर्म तो जीरो हो गया, बराबर एक्सेलरेशन जीरो। अब ये कितना हो गया 200 और ये 10, तो कितना हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं, एक और जीरो लगा दो, और ये 5, और नीचे कितना है 18 है, नीचे कितना है 18, और ये ऊपर √2 बच गया, बराबर आराम से, ये खिचड़ी हो गया ना इधर, 200 2000 हो गया, 2000 और ये 5/18 और ये √2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10, 2000 इंटू 5, अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, नीचे कितना आ जाएगा 18 टाइम्स √2, आप ये डिवाइड कर दो 9 2 सा, तो 2000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10,000 अपॉन 9 टाइम्स √2, 10,000 अपॉन 9 टाइम्स √2, यानी 10⁴ बनेगा, 10⁴ अपॉन 9 टाइम्स √2, 10⁴ अपॉन 9 टाइम्स √2, कैलकुलेशन सही से करना है। बेसिक लॉजिक ये क्वेश्चन में यही था कि जितने टाइम में वो बॉम्ब नीचे आएगा उतने ही टाइम में वो आगे जाएगा, तो अपन ने टाइम भी निकाल लिया, कभी कभी टाइम पूछ लेता है कितना टाइम लगेगा, तो 10√2 टाइम लगेगा, टाइम नहीं पूछा, यहाँ एच पूछा, तो सेम इक्वेशन जो अपन ने y में यूज किया वही किस में यूज किया, x में यूज किया, तो x में एक्सेलरेशन जीरो होता है प्रोजेक्टाइल में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो, वर्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है g होता है, बात दिमाग में रखो, बाकी कुछ नहीं, वैल्यू रखा और कैलकुलेशन सही से करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे। Stone of mass 1 kg is whirled in a horizontal circle attached at the end of a 1 meter long string, मतलब 1 kg का स्टोन है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, whirled in a horizontal circle attached at the end of, if the string makes 30 degree with the vertical, calculate the centripetal force acting on the stone, मतलब ये क्या है, ये कुछ ऐसा सर्कल में घूमेगा, मतलब ये सेंटर हो गया इस सर्कल का, इधर क्या रहेगा, इसमें टेंशन रहेगा, ये क्या है टेंशन, और ये एंगल दे रखा है थीटा विच इज 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री दिया। अब क्या होगा, ये कोनिकल पेंडुलम हो गया ना, यहाँ एम जी लगेगा, बराबर, ये एक कंपोनेंट बनेगा टी का, ये भी एंगल थीटा बनेगा, तो ये क्या बनेगा टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा टी साइन थीटा। अगर आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद है तो भी ठीक है, टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, एम जी के, जितना ऊपर उतना, और टी साइन थीटा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप क्या लिखेंगे mv²/r, दोनों को डिवाइड करो क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू v²/rg, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो भी ठीक है। अब वैल्यू रखो, तो 10 30 v आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, r और g एज इट इज रखो, इसका रेडियस कितना है r है, तो ये r और g, 10 30 कितना हो जाएगा 1/√3, बराबर 1/√3 टाइम्स आर जी, 1/√3 टाइम्स आर जी इज व्हाट v², ये v² का वैल्यू है। आपको क्या निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको क्या कैलकुलेट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है m टाइम v²/r, m टाइम v²/r, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं m का वैल्यू दे रखा है 1 kg, m कितना है 1 kg, तो 1 रखो, v²/r, एक काम करो ना, यहाँ से समझ गए ना, ये हटाओ, ठीक है, मान लो ये ऐसे है, ये जो v²/r है, तो ये कितना हो जाएगा g/√3, v²/r इज g/√3, तो v²/r के जगह आप क्या रखो g/√3, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा, g कितना है 10, √3 कितना होता है 1.732, तो एफ का वैल्यू कितना आना चाहिए 10 डिवाइडेड बाय 1.7, तो इसको आप अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं, अगर ये 2 होता 1.7 को अगर 2 माने तो आंसर कितना आता 5, डिनोमिनेटर अपन ज़्यादा मान रहे हैं ना, तो आंसर अपना कितना आ रहा है 5, यानी अपना आंसर क्या होना चाहिए 5 से ज़्यादा होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए 5 से ज़्यादा, तो 5 से ज़्यादा 5.6, 9.4 नहीं हो सकता भाई, 10 डिवाइडेड बाई 2 है ना, थोड़ा ही ज़्यादा मान रहे हैं 9.4 नहीं, ठीक है, बाकी आप कर सकते करना हो तो, बाकी अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा ये 5 से ज़्यादा आना चाहिए, यानी 5.6 न्यूटन, ठीक है। आओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, होप ये आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है, या तो आपको ये डायरेक्ट याद हो तो भी ठीक है, अब v²
निकाल लो। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स करना है mv² बाय r करना है, ठीक है। आओ नेक्स्ट करते हैं। For a particle in a uniform circular motion, the acceleration at a point on the circle of radius r, acceleration on the point on the circle of radius r is, ओके आपको ये वेक्टर फॉर्म में दिया है। यहाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए, जैसे मान लो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, ये कोई एक पॉइंट दिया है, मान लो ये यहाँ है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है r कॉमा थीटा, मतलब ये रेडियस है r और ये एंगल है थीटा, रेडियस r और एंगल थीटा। अब इस टाइम पे पार्टिकल के पास कितने एक्सेलरेशन है वो हमें समझने हैं, बराबर। जब भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो एक एक्सेलरेशन तो पक्का होता है जो टुवर्ड द सेंटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है अगर घूमने का स्पीड कांस्टेंट है, पार्टिकल मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, ऐसा मोशन जब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड जब भी कांस्टेंट होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, स्पीड कांस्टेंट होने पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये बेसिक बातें दिमाग में एकदम कील की तरह ठोक के याद होनी चाहिए आपको। तो बॉडी के पास एक ही एक्सेलरेशन है जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, आप इसको mv²/r लिखो, या सॉरी v²/r लिखो, या ओमेगा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं v²/r या फिर r ओमेगा स्क्वायर, v²/r लिखो या r ओमेगा स्क्वायर। अब ऑप्शन में क्या दिया है, सब v²/r के फॉर्म में दिया, ऑप्शन किस में दिया है, v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r के फॉर्म में। लोग ने रेडियस क्या माना है, कैपिटल आर, रेडियस क्या है, कैपिटल आर, v²/R। तो इस बात को समझो, ये हो गया v²/r। अब आपको ये थीटा पता है ना, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बनाऊं, एक ये दूसरा ये, और ये एंगल थीटा है, तो ये क्या बनेगा, v²/r cos थीटा, और ये बनेगा v²/r sin थीटा। एक को आई बोल देंगे, एक को जे, नॉर्मली हम इसको आई बोलते हैं, एक्स एक्सिस में जा रहा है, और जे किसको बोलेंगे, इसको, ये क्या हो जाएगा, जे। आओ देखो ऑप्शन, v²/r cos थीटा और v²/r, यानी अपना जो एक्सेलरेशन है वो क्या बनेगा, -v²/r cos थीटा आई प्लस, अगेन माइनस ही है, v²/r माइनस v²/r साइन थीटा जे। v²/r माइनस, दोनों ही माइनस में होने चाहिए, दोनों ही माइनस, दोनों ही माइनस, ये वाला माइनस v², ये बाय आना चाहिए यहाँ, v²/r cos थीटा, ये आई कैप है और ये जे कैप, ऑप्शन सी बनेगा, v²/r cos थीटा माइनस v²/r साइन थीटा, टुवर्ड द सेंटर जा रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। इसको मिटाना पड़ेगा तभी आगे जा सकते। फॉर अ प्रोजेक्टाइल द मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम। प्रोजेक्टाइल के लिए क्या है, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, सेम है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज, अब यहाँ फॉर्मूला पता रहेगा तो इजीली हो जाएगा। क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स इज इक्वल टू रेंज है। मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, u² sin² थीटा बाय 2g, जबकि रेंज का u² sin 2 थीटा बाय जी। पर जो सेम क्वांटिटी है उसको उड़ा दो, जी से जी चले जाएगा, u² चले जाएगा, यहाँ क्या बचा, sin² थीटा डिवाइडेड बाई 2। sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा, तो साइन से साइन भी चले जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos थीटा। इसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, एक ही स्टेप में खत्म कर सकते हैं आप, cos थीटा इज इक्वल टू 4 हो गया ना, 2 2 4, तो क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ 4, tan इनवर्स ऑफ 4, थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 4।
ये वैल्यू याद रख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 4 लगभग 76 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, अभी यहाँ डिग्री नहीं दिया है, लेकिन ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसे याद रह जाए तो ठीक है। आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 4। चलो आगे बात करते हैं, समझ में आ रहा हो। बस यहाँ आपको एच मैक्स और रेंज का फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जा रहे हैं ना, आप हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीख रहे हो, हर क्वेश्चन में क्या करते जा रहे हो, कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हो, उसको ही आपको दिमाग में रखना है। अभी कोई नया बुक वगैरह नोट्स वगैरह नहीं बनाने का, उसको रिवाइज नहीं करने का, बस एक पेज पे आप चैप्टर वाइज लिखते जाओ, कौन सा हर क्वेश्चन आप करोगे तो कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, वो नोट डाउन कर लो आप, चाहिए तो एक बुक में। क्या बोला, बॉडी मूव इन अ वर्टिकल सर्कल विद अ वेलोसिटी एट द बॉटम सच दैट इट जस्ट क्रॉसेस द टॉप मोस्ट पॉइंट। वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन है। इफ इट if string breaks at the topmost point the horizontal distance covered by the body, देखो बहुत सही है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल कंबाइन है, कर सकते, कोई वो नहीं है। देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में कि एक स्ट्रिंग है, यहाँ आपने कुछ अटैच किया, इट जस्ट क्रॉसेस, कहीं तो पढ़ा, हाँ, इट जस्ट क्रॉस द टॉप मोस्ट पॉइंट, जस्ट क्रॉस द टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी ए पे स्पीड कितनी होगी, √5 GR। उस टाइम पे टॉप पे स्पीड कितनी होगी, हाँ याद होना चाहिए, √GR। मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए, बॉटम पे इतनी, इससे ज्यादा होगी तो इजीली कर लेगा, इससे कम होगा तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, वर्टिकल सर्कल का बात हो रहा है। तो जस्ट क्रॉसेस बोला, यानी बॉटम पे इतनी स्पीड होगी, उस टाइम पे टॉप पे स्पीड कितनी होती है, √GR होती है। अब क्या बोल रहा है, ये टाइम पे ये स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, मतलब जो रस्सी में ऐसा घुमा रहा था वो रस्सी टूट गया ऊपर आके, तो ये जो पार्टिकल है ये कहाँ जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा ना, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ऐसे थोड़ी चले ही जाएगा, वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, फिर ग्रेविटी उसको खींच लेगा, नीचे आ जाएगा। तो अपने को क्या फाइंड करना है, टॉप मोस्ट पॉइंट द ब्रेक द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, ये हॉरिजॉन्टली कितना आगे जाएगा, और आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है डी। ठीक है, ये कैसे मिलेगा अपने को, तो ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग ब्रेक हुआ ना, तो कितना आगे जाएगा, ध्यान दो, ये रेडियस क्या है स्ट्रिंग का, आर है, और ये भी आर है, यानी ये जो स्ट्रिंग है हॉरिजॉन्टली कितना आगे गया, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मिटाओ, ये देखो, ये डिस्टेंस कितना होगा ये आपको बताना है, समझ रहे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो गया, स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर होगा, इसको क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं अपन। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, √GR। अब देखो जितने टाइम में ये पार्टिकल नीचे आएगा उतने टाइम में आगे जा रहा है, जैसे वो क्वेश्चन में किया। अब यहाँ क्या बोला है, डी फाइंड करने बोला है, तो कर सकते हैं डी फाइंड, क्या करोगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। आपको x डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना है, तो x में तो एक्सेलरेशन 0 होता है, x में एक्सेलरेशन 0 होता है ना प्रोजेक्टाइल में, सिर्फ y में होता है, लेकिन आपको टाइम नहीं पता उसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है, तो पहले टाइम निकाल लेते हैं, तो ये इक्वेशन y में अप्लाई करेंगे, तो y डायरेक्शन में कितना नीचे आया, तो 2r। y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी क्या इनिशियली, नहीं, ये तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, y में वेलोसिटी इनिशियली क्या थी, 0 थी, तो ये 0 हो गई, प्लस हाफ GT², आपको टाइम ही निकालना है, हाफ GT², यहाँ से टाइम मिल जाएगा आपको, ये कितना हो गया, 4r/g, T² का वैल्यू क्या आएगा, 2 to the 4, 4r/g, ये किसका वैल्यू हो गया, T² का। तो आओ अब यही इक्वेशन UX/T प्लस हाफ AX इंटू T², अभी बताया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है प्रोजेक्टाइल में, तो SX आपको कैलकुलेट करना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, D, जो कितना डिस्टेंस चला, तो इसको लिखेंगे D, U इन X डायरेक्शन कितना है, √GR, ये कितना है, √G टाइम्स R, टाइम कितना लगा इसका, आप अगर स्क्वायर रूट हटाओगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, T कितना आ जाएगा, √4RG, 4r/g, तो G से G चले गया, D क्या हो जाएगा, G से G जाएगा, 4 टाइम्स R², √4r², यानी कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स R, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलेगा,
2 टाइम्स आर ऑप्शन बी बनेगा। समझ रहे, जितने टाइम में ये नीचे आया ना उतने ही टाइम में ये आगे आया, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। जितने टाइम में नीचे आया उतने ही टाइम में ये क्या आ रहा है, आगे आ रहा है। तो आपने पहले y से टाइम निकाल लिया और वही टाइम आपने कहाँ रख दिया, x वाले इक्वेशन में रख दिया, और x वाले इक्वेशन में प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन 0 होता है, ये बात नहीं भूलना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, 2 ट्रेन ईच 30 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड, दे विल क्रॉस आफ्टर। वो लोग कब क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। देखो क्वेश्चन सही से समझना है, छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। क्या बोला है, ये ट्रेन का खुद का लेंथ कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर लॉन्ग। ये मान लो ट्रेन ए और ये ट्रेन बी है, ये भी कितना है, 30 मीटर लॉन्ग है। अब देखो ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब क्या है, अगर अपन ट्रेन ए पकड़े तो ट्रेन क्रॉस कब हो गया, जब पूरा पार हो जाएगा। मतलब ये ए ट्रेन का ये जो हिस्सा है वो ऐसे आगे चले जाए, मतलब ये ए ट्रेन कुछ ऐसा आ जाए, हाँ समझ रहे, ये क्या हो गया, ट्रेन क्रॉस हो गया। मतलब ए ट्रेन का ये जो हिस्सा था ये कितना मूव हुआ, 30 मीटर, और खुद का लेंथ भी ना, ये 30 तो है ही, और ये 30, यानी कितना डिस्टेंस कवर करना है, 60 मीटर का कवर करना है। दोनों ट्रेन का लेंथ 30-30 मीटर है, दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना है। एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब क्या है, दूसरे ट्रेन का जो लास्ट है उसके साथ पहले ट्रेन का लास्ट, ये इसका इंजन इधर है बराबर, ये इसका इंजन है, ये इधर जा रहा है और ये मान लो इधर जा रहा है, ये क्रॉस हुआ ना, ये बी है, बी और ये ऐसे आया। क्रॉस होने का मतलब क्या है, ए पूरा पार कर जाए उसको, ऐसे ही करेंगे ना, नो डाउट बी भी तो चल रहा है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना होगा, एक तो सामने वाली ट्रेन का लेंथ और फिर अपना भी लेंथ ना भाई, सिर्फ सामने वाले को कवर किया तो इधर पहुंचेगा। देखो ऐसा नहीं समझना, ये अरेंजमेंट समझो, ये ए ट्रेन आ रहा है, ये अगर ऐसे रहेगा, ये अगर ऐसा है तो ये क्रॉस हुआ क्या, नहीं, यही ये ए ट्रेन बनाया मैंने, ये ए ट्रेन अगर इधर तक पहुंचा तो अभी तक क्रॉस थोड़ी हुआ, ये और आगे चलना चाहिए ना, समझ में आ रहा है, तब जाके ये क्रॉस होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस कवर करना है 60 का, डिस्टेंस कितने का कवर करना है, 60 का डिस्टेंस कवर करना है, 60 मीटर का। तो टाइम आपको कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये डिस्टेंस 60 का कौन कवर कर रहा है, दोनों मिलके कवर कर रहे हैं ना भाई, ये भी तो चल रहा है, ये भी चल रहा है। इसका स्पीड दे रखा है, एक का 5 है मीटर पर सेकेंड और दूसरे का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे 15, तो कितना आएगा 4 सेकेंड। इनको कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड लगेगा। जब भी कोई दो चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये ए इधर जा रहा है, ये बी इधर जा रहा है, तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो ऐड करना होता है, ए प्लस बी कर देंगे आप, वही किया है, दोनों का वेलोसिटी ऐड कर दिया, रिलेटिव वेलोसिटी। टाइम कितना आएगा, 4 सेकेंड आ जाएगा। समझ रहे क्या करना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आओ, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। आओ, क्या दिया, बॉडी मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with the constant speed v, find average acceleration between two diametrically opposite point। आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब मान लो ये बॉडी है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, मतलब कोई भी दो पॉइंट ले लो, जैसे मान लो ये ए हो गया, ये पॉइंट हो गया बी। अगर ये वेलोसिटी नीचे तो इधर वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर। अपन क्या मान रहे हैं, ये ऐसे घूम रहा है बराबर, ये ऐसे 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 गोल घूम रहा है, यहाँ वेलोसिटी नीचे, इधर वेलोसिटी क्या है, ऊपर है। बॉडी मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस कितना है, आर है, विथ अ कांस्टेंट स्पीड वी, स्पीड कांस्टेंट है सब जगह, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। द एवरेज एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी एट ए अपॉन टाइम। तो बी पे वेलोसिटी ये है, अपवर्ड है, तो अपन अपवर्ड प्लस ले रहे हैं, फॉर्मूले में माइनस है, और ये डाउनवर्ड वेलोसिटी माइनस है। एक को अगर आपने प्लस लिया तो दूसरे को माइनस लेना होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम कितना लगेगा, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका रेडियस आर है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप टाइम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम लिख देंगे, डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई आर, कितने वेलोसिटी से,
डिस्टेंस 2πr कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। ये टाइम आप इधर रख दो, ये हो जाएगा 2πr अपॉन v। तो इसी को निकाल लिखेंगे आगे, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ये कितना हो गया, 2 टाइम्स v हो गया, v प्लस v, और यहाँ क्या आ गया 2πr अपॉन v, 2 से 2 चले गया, v इंटू वी क्या बनेगा, v स्क्वायर अपॉन पाई आर। ये क्या बनेगा, एवरेज एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन पाई आर, v स्क्वायर अपॉन पाई आर, ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन था। होप आप सबको सब समझ में आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, जो भी नई बात पता चल रही है वो एक बुक में लिखते जाओ, साथ ही साथ नया थियरी वगैरह अभी नहीं पढ़ने का है, जो नोट्स है उसको भी रिवाइज करने में टाइम वेस्ट मत करो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना बेहतर है, न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ेगा, वो हेल्प करेगा अपने को एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने में। ठीक है, चलो बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।